हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेपर थर्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका टॉपिक वुड का आदेश पत्र और उससे कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी आपके साथ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं वो 5 साल के पेपर को एनालाइज करके निकाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो, अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो। इसलिए क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी में बार बार क्वेश्चन रिपीट कर करके केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देते हैं लेकिन पूछते वो वही चीज़ हैं। तो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और आपको एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही एग्ज़ाम में एकदम से आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास आपके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कशन नंबर 5 चल रहा है। ऑलरेडी 4 जो टॉपिक्स हैं उसका मैंने डिस्कशन कर रखा है मेरे चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, साथ ही लेसन प्लान भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। फाइल भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी सारी। सो यस, तो जो क्वेश्चन मैंने देखा जो बार बार पूछा जा रहा था अवर यूनिवर्सिटी में, मैंने 5 साल का पेपर एनालाइज किया, उसमें से 3 साल ये क्वेश्चन आया है। साइलेंट फीचर ऑफ वुड डिस्पैच, वुड के शिक्षा घोषणा पत्र 1854 की विशेषताएं क्या क्या हैं वो हमको लिखनी है। और ये लगभग आपका एक बार 7 नंबर में आया, 2 बार 5 नंबर में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसके फीचर्स डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो डिस्पैच के का जो घोषणा पत्र है वो आने का क्या मतलब कारण क्या था। तो 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का जब टाइम आया, उस टाइम पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी विचार से प्रेरित होकर पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। और इस समिति के सुझाव के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई सन 1854 को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया था। और उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। तो अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र बोला गया, कहा गया। इसमें 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया है और इसके संबंध में विस्तृत और महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं वो की गई हैं। तो ये था थोड़ा सा आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा कि क्या है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस घोषणा पत्र में अनेक पहलुओं पर विचार किया गया था और बाद में बहुत सारे सुझावात्मक सिफारिशें की थीं। तो इस घोषणा पत्र में शिक्षा का कर्तव्य कंपनी का एक प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया था और कहा गया था कि शिक्षा प्रचार तथा प्रसार करना कंपनी का एक पुनीत कार्य है, मतलब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये उनका वर्क है। उसके बाद घोषणा पत्र में मैंने आपको पहले भी बताया कि 100 अनुच्छेद हैं और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए घोषणा पत्र में बहुत सारी सिफारिशें की गई थी, वही उनकी विशेषताएं भी हैं। तो हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ केवल मेन जो हेडिंग है वो लिखी है क्योंकि अगर हम हेडिंग याद रखेंगे तो हमें अंदर की चीज़ें पता होंगी कि हमें क्या लिखना है। क्योंकि लंबा चौड़ा लिखने से आई डोंट थिंक सो वो दिमाग में चीज़ें बैठ पाती हैं अच्छे से और हमें हेडिंग्स याद रहती हैं। तो पहली है क्या, शिक्षा का उद्देश्य। तो घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय अंग्रेज़ों के स्वार्थ का जो है पूरा इन लोगों ने ध्यान रखा था। इनका क्या था कि शिक्षा के थ्रू ये ऐसे व्यक्तियों को बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बना सके और उनके विभिन्न विभिन्न पदों पर विश्वास के साथ नियुक्त किए जा सके। तो इनका जो मेन मकसद था वो अपना स्वार्थ पूरा करना था। हमारी शिक्षा को लेके इनका इतना ये वैल्यू नहीं देते थे। इनका ये था कि किस तरीके से हम जो है अपने इनको शिक्षा दे के हम ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं, उसे और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। फिर दूसरा है शिक्षा का विषय।
तो विषयों की दृष्टि से आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राच्य भाषाओं को अत्यंत दोषपूर्ण बताया गया है और पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का अध्ययन भारतीयों के लिए उपयुक्त कहा गया है। कि यहाँ का जो हमारी जो भाषाएं हैं उसको बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण इन लोगों ने कह दिया कि बहुत ज़्यादा इसमें एरर्स हैं, और जो बाहर की जो साहित्य है उनका जो साइंस है उसको मतलब भारतीयों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको ये लेनी है, अध्ययन इसका करना ही करना है। फिर तीसरा है शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए किया जाएगा जो मतलब इसका जो ज्ञान रखते हों। बाकी जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं ही रहेंगी, लेकिन भारतीय भाषाओं के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो जो है यूरोपीय विज्ञान तथा साहित्य से ही संबंधित होगी। मतलब वो जो मतलब जिनको इंग्लिश आती है उनको तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे, प्लस जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए क्या है कि उनको पढ़ाया तो उनकी जो मातृभाषा है या फिर जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनको शिक्षा किस चीज़ की दी जाएगी? उनको शिक्षा उस भाषा में भी यूरोपीय विज्ञान और उनके जो साहित्य है उससे संबंधित उन्हें शिक्षा दी जाएगी। फिर चौथा है विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो घोषणा पत्र में सुझाव दिया कि बॉम्बे तथा कलकत्ता में और आवश्यकता पड़ने पर मद्रास तथा अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। विश्वविद्यालयों के सामने किसका जो है आदर्श रखा गया था? लंदन विश्वविद्यालय का रखा गया था। और ये भी बताया गया था कि विश्वविद्यालयों के क्या क्या कार्य रहेंगे। तो जैसे पहला कार्य था कि शिक्षण संस्थाओं को संबद्ध करना, दूसरा था आधुनिक भारतीय भाषाएं और जो प्राच्य भाषाएं थी, विधि थी, इन सब की शिक्षा का प्रबंध करना, और तीसरा है संबद्ध संस्थानों का निरीक्षण करना। पांचवा है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र में क्रमबद्ध विद्यालयों की आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। शिक्षा का जो क्रम था वो इस तरीके से बताया गया था कि पहले प्राथमिक पाठशाला होगी, फिर दूसरा क्या होगा, मिडिल स्कूल होगा जिसे हम आज कैसे जूनियर हाई स्कूल के नाम से जानते हैं, उसके बाद हाई स्कूल होगा, उसके बाद कॉलेज या महाविद्यालय, और सबसे आपका लास्ट में क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, आप कह सकते हैं विश्वविद्यालय। उसके बाद हम देख लेते हैं 6 पॉइंट, शिक्षा विभाग की स्थापना। तो प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाएं तथा उसका अध्यक्ष जन शिक्षा संचालक ही होना चाहिए। और फिर 7th है पॉइंट, जन साधारण की शिक्षा। तो घोषणा पत्र में जन साधारण की शिक्षा के प्रसार के लिए व्यवस्था की गई थी। देसी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करने के अलावा यह भी उन लोगों ने स्वीकार किया कि अब तक इस शिक्षा की पूर्ण अवहेलना की गई है। इस प्रकार जो है इन्होंने क्या कहा था, जो निस्यंदन सिद्धांत था उसका भी त्याग कर दिया था। घोषणा पत्र ने हायर सेकेंडरी स्तर पर भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद क्या है, सहायता अनुदान की व्यवस्था। तो घोषणा पत्र में सहायता अनुदान की व्यवस्था करने की सिफारिश भी की गई थी, और सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए जो शिक्षालयों के लिए निम्नांकित जो है नियम भी बताए गए थे। जैसे पहला क्या है, शिक्षालय पक्षपात रहित धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें, और दूसरा है संचालन में स्थानीय व्यक्तियों का हाथ हो, तीसरा है छात्र को जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें कुछ भी पैसे ना देने पड़े, वो आएँ और केवल वो उनको शिक्षा दी जाए। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट है वो है शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो जो घोषणा पत्र था उसमें प्रत्येक जो जितने भी थे प्रेसिडेंसी के में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की गई थी, और प्रतिक्षण कला में अध्यापक को छात्रवृत्तियों भी देने की बात पत्र में जो है कही गई थी। यानी कि जो जिन विद्यार्थी आपके टैलेंटेड हैं उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ये बात पत्र में लिखी गई थी। और जो आपके शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए स्कूल जो है स्थापित किए जाएंगे। 10th पॉइंट है आपका स्त्री शिक्षा की व्यवस्था। तो घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी सुझाव दिए गए थे, और यह भी कहा गया था कि लड़कियों के विद्यालयों को उदारपूर्वक अनुदान दिए जाएं, यानी कि उन्हें अच्छे जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए, और बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा भी दी जाए। उसके बाद क्या है, मुसलमानों की शिक्षा की व्यवस्था। तो घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि मुसलमान लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष प्रयास तथा जो है आवश्यकता की व्यवस्था की
ज़रूरत है और व्यवस्था करी जानी चाहिए। फिर 12th है जन साधारण की शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो घोषणा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा गया था कि जनसाधारण की शिक्षा अब तक जो अवहेलना की गई है उसे अब नहीं करना चाहिए, और कहा गया कि जनसाधारण के लिए अच्छी मात्रा में व्यवहारिक और लाभप्रद शिक्षा की व्यवस्था अवश्य ही करनी चाहिए। इसके लिए देशी विद्यालयों को पर्याप्त जो है प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे बात हो रही है निस्यंदन सिद्धांत की। निस्यंदन सिद्धांत में क्या होता था कि जो टीचर होते थे वो स्टूडेंट को टीच करते थे, और जो बच्चे होते थे वो अपने से नीचे लेवल के जो बच्चे होते थे, जो आपके मान लीजिए हाई स्कूल का बच्चा है उसको टीच किया गया, तो वो मिडिल स्कूल के बच्चों को जाकर वो पढ़ाता था, या फिर वो अपने क्लास में ही बच्चों को जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता था। तो इस तरीके से जो है इसका जो है निस्यंदन सिद्धांत इसी को कहते हैं, और इसका विरोध किया गया था। मानना ये था कि टीचर को ही पढ़ाना चाहिए एक्चुअली, बच्चे क्यों जाकर पढ़ाएं वहाँ पर। क्योंकि टीचर जो चीज़ जानता है, जो डाउट्स क्लियर कर सकता है, वो बच्चे शायद ना कर पाएँ, इसलिए। फिर 13 पॉइंट है प्राच्य साहित्य तथा प्रचलित भाषाओं को प्रोत्साहन। तो घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। इसके लिए घोषणा पत्र में लिखा गया कि संबंधी पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए, मतलब जो भी उनकी पुस्तकें थी उन पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए, और प्रचलित भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने और उनके लेखकों को पुरस्कृत किया जाए, यानी कि उन्हें गिफ्ट भी दिया, कुछ ना कुछ इनाम दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखेंगे भी और लोग पढ़ेंगे भी। तो ये थे जितने भी आपके विशेषताएं थी वुड के घोषणा पत्र की, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। साथ ही इसी में से आप इसके गुण और दोष भी निकाल सकते हैं चीज़ों को समझ के, जो मैंने अभी आपको इसके फीचर्स बताए हैं उसके बेसिस पर। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बता दूंगी इसकी। बट आई थिंक ये जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you.